अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमें जो कहानियां मौसूल होती हैं उनमें कुछ ऐसी भी होती हैं जो बयान करने के काबिल भी नहीं होती। आज की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। ये कहानी फैजान ने हमें कराची से भेजी है। इसको उन्हीं की जबानी सुनते हैं। मेरी रिहाइश गुलिस्तान जौहर में है। मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था। हमारे घराने में सब तालीम याफ्ता हैं। सबसे बड़े सलीम भाई हैं जो सिविल इंजीनियर हैं और कराची में एक बड़े बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं। उनकी वाइफ अलीना भाभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में आर्किटेक्ट है। सलीम भाई का घर हमारे घर से एक घर छोड़कर है। उनके बाद मेरा नंबर है। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं। मेरी बहन अक्सा वो मेडिकल के 1st ईयर में थी। मेरे वालिद ऑस्ट्रेलिया में सर्जन थे। उनका पाकिस्तान भी आना जाना रहता था और वालदा भी डॉक्टर थी। हमारे घर में सबसे बड़ा रोल वालदा का है। उन्होंने जॉब करते हुए भी हमारी तालीम पर बहुत तवज्जो दी। उनकी वजह से ही हम सब बहन भाई तालीम हासिल करके इस मकाम पर पहुंचे। उन्होंने एक टाइम पर हम लोगों के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब तक छोड़ दी। वैसे हम तीनों ही पढ़ाई में तेज थे। मैं यूनिवर्सिटी में भी पोजीशन होल्डर था। असातिज़ा भी बड़ी कदर करते। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। खास बात यह हुई कि हमारे घर के बाएं तरफ वाला प्लाट खाली था। हम लोग उसमें गाड़ियां खड़ी कर दिया करते थे। उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और कॉन्ट्रैक्टर ने 6 महीने में उसको तैयार कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में एक फैमिली यहां शिफ्ट हो गई। ये लोग यहां किराए पर आए थे। उनका एक बेटा एक बेटी थे। उन खातून का नाम नरगिस था। वो एक मिलनसार खातून थी और काफी सोशल भी थी। देखते ही देखते उन्होंने पूरे मोहल्ले में अपने ताल्लुकात बना लिए। वो काफी ग्रेसफुल खातून थी। मुझे वो पहली नजर में ही कुछ खास पसंद नहीं आई। मेरी नजर में तो वो बनावटी खातून थी, लेकिन ये मेरी जाती राय थी। उनका हमारी अम्मी से काफी अच्छा ताल्लुक बन गया। इतना हो गया कि अम्मी उनके साथ शॉपिंग पर भी जाने लग गई। हम लोगों को हैरत होती कि अम्मी ने कभी भी ऐसे किसी से इतना मेल जोल नहीं रखा, लेकिन हम अम्मी को इस बारे में कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वालदा ने अपना कीमती वक्त हम पर सर्व कर दिया था। अगर उनको कोई एक्टिविटी मिल गई है तो ये अच्छी बात है। हमको उन लोगों के बारे में जो अम्मी से मालूमात मिली वो ये थी, उनके शौहर गल्फ में काम करते थे। उनका लड़का शहनील एमकॉम कर रहा था और उनकी लड़की शुमाइला बीएससी कर रही थी। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जिसमें अम्मी नरगिस आंटी के किसी न किसी बात का हवाला जरूर देती। उन दिनों अम्मी को एक नया शौक लग गया। वो नई नई डिशेस बनाने लग गई थी। वजह एक ही थी, यही पड़ोसन की आंटी, क्योंकि वो कुकिंग की माहिर थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहतरीन कुक भी थी। अक्सर उनके घर से कुछ न कुछ आता रहता था। वो वाकई बहुत बेहतरीन होता। हमारे घर में तो शुरू से ही लेडी कुक थी। वालदा को जॉब की वजह से इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि वो कुकिंग करती और उनको वैसे भी कुकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनको जो भी टाइम मिलता वो हमको और हमारी तालीम को देती। दर हकीकत आज हम जो कुछ भी थे सिर्फ अपनी वालदा की वजह से थे। एक दिन मुझे शदीद हैरत हुई, साथ गुस्सा भी आया। अम्मी ने कहा, तुम शुमाइला को थोड़ा गाइड कर दो, उसको कुछ पूछना है। दरअसल अम्मी ने उनसे जिक्र कर दिया था मेरा इरादा ऑस्ट्रेलिया जाकर एमएस करने का था। वो भी बाहर पढ़ने जाना चाहती थी। उसको कुछ मालूमात दरकार थी। मेरा तो वालिद की वजह से कोई भी कोर्स
वहां से जाकर करना आसान था। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं क्या मालूमात का खजाना था। एक तो मैं वैसे भी लोगों से घुलता मिलता नहीं था। यूनिवर्सिटी में भी मैं रिजर्व रहता था। मैं मगरूर नहीं था, बल्कि मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा था। दूसरा ये कि मेरा फोकस हमेशा से तालीम पर ही रहता था, इसीलिए मेरे दोस्त भी नहीं थे। लेकिन अम्मी ने बहुत इसरार किया तो मैंने टालने के लिए कह दिया, देखूंगा। झटका तो मुझे तब लगा जब मैं शाम को घर आया। नरगिस आंटी अपनी बेटी के हमरा ड्राइंग रूम में मौजूद थी। मुझे घर में दाखिल होते देखकर अम्मी ने उनके सामने ही मुझे आवाज लगा दी, फैजान, आंटी तुमसे मिलने आई है। अब मैं क्या कर सकता था। सलाम करके ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। मैंने पहली बार उस दिन शुमाइला को देखा। वो एक वाजिबी सी शक्ल सूरत वाली लड़की थी। मुझे तो वो बेहद तेज तर्रार लगी। हम पर तो अल्लाह का करम था कि किसी चीज की कमी नहीं थी। हमें कुदरत ने बहुत नवाजा था। तालीम और पैसे के साथ हमारे खानदान में नुमाया चीज खूबसूरती भी थी। मैंने शुमाइला से बात करने का आगाज किया ही था कि आंटी अम्मी को यह कहकर ले गई, बच्चों को बात करने देते हैं, आए मैं आपकी कैरी की चटनी बनवा देती हूं। जरूर आपने कोई गलती की होगी, जब ही वो खराब हो गई। वो ये बोलती अम्मी को उठाकर ले गई। मेरा तो और मूड खराब हो गया। उनके जाने के बाद भी वो शुमाइला बेगम जब मुंह से कुछ ना फूटी तो मुझे बिलाखिर बोलना ही पड़ा। जी बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं? ये बोलते जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो बिला वजह की ओवर एक्टिंग की दुकान बनी हुई थी। जवाबन उसने कहा, उसने मुझे तपा दिया। मोहतरमा कह रही थी, आप मुझे अपना नंबर दे दें, हम फोन पर तफसीली बात कर लेंगे। साफ जाहिर था इन मोहतरमा को कोई मालूमात नहीं चाहिए थी। मुझे शदीद कोफ्त हुई। ये भी अच्छा हुआ मेरी इस नागवारी को वो भी समझ गई। वो तो शुक्र है मेरी बहन अक्सा उस वक्त वहां आ गई। उसको कुछ किताबें लेने मार्केट जाना था। मैं फौरन उसके साथ चल पड़ा और फिर हम दोनों बहन भाई काफी देर में लौटे। सुबह अम्मी का मूड थोड़ा ऑफ था, लेकिन मैंने भी थोड़ा मुंह बना लिया। शाम में घर लौटा तो अम्मी ये बात भूल चुकी थी। मैंने भी शुक्र अदा किया। उन दिनों अम्मी में एक और तब्दीली आई। उनको अलीना भाभी से भी बड़ी शिकायत होने लगी। पहले पहल तो मैंने खास तवज्जो न दी, क्योंकि अम्मी कभी भी रवायती सास नहीं थी और भाभी भी बहुत अच्छी थी। हाँ, वो एक अहम पोस्ट पर काम करती थी, तो वो उस तरह से बहू वाला फरीजा निभा नहीं पाती थी जैसा कि टिपिकल घरानों में होता है। हमारे घर के मसाइल टिपिकल घरानों जैसे थे भी नहीं, और फिर उनका अपना अलग घर था। हमारे घर में तालीम, कैरियर, इन सब चीजों पर ही ज्यादा फोकस किया जाता था। इसीलिए अम्मी का ये बदला रवैया समझ से बाहर था। उनको अब शिकवे शिकायत होने लगे थे, बल्कि वो अब अक्सर को भी कहती कि वो कुकिंग वगैरह सीखे और शुमाइला की मिसाल भी देती, तो वो चिढ़ भी जाती। बातें दिन ब दिन बढ़ने लगी। अम्मी का भाभी से इख्तलाफ होता तो उसमें सरासर मेरा नुकसान था। वजह थी भाभी की बहन समरीन, जो मेरी क्लास फेलो थी। मेरा पूरा इरादा उससे शादी करने का था, लेकिन अभी मैंने और समरीन ने इस बात को सबसे छुपाया हुआ था। लेकिन भाभी को कुछ अंदाजा था। कुछ ही हफ्तों में आखिरकार मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गई। उस वक्त केमिकल इंजीनियर की बहुत मांग थी। खैर, अब मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। उन्हीं दिनों पड़ोस वाली आंटी ने हमारे पूरे घर की दावत रखी, जिसकी मुझे तो कोई तुक समझ ना आई। मैंने तो जाने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अम्मी ने
बहुत बुरा माना। इत्तेफाकन उस दिन समरीन भी मिलने आ गई, तो अक्सा ने उसको भी साथ ले लिया और शायद यही गलत हुआ। फिर मुझे ऐन वक्त पर तैयार होकर जाना ही पड़ा। दावत बहुत शानदार थी, खाना वाकई पुरतकल्लुफ और लजीज था। भाभी की बहुत जरूरी मीटिंग आ गई थी, वो नहीं आ पाई। भाई तो पहले ही माजरत कर चुके थे। आंटी ने बातों ही बातों में कह दिया, ऐसा भी क्या जरूरी काम जो निभाना चाहे तो हर तरह निभा लेता है। अम्मी भी उनकी हमनवा हो गई। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने फौरन भाभी की हिमायत की तो आंटी ने कमाल महारत से मौजू बदल दिया। दावत वाकई बहुत शानदार रही। उनका बेटा शहनील कुछ माकूल शख्स था, लेकिन मैंने शुमाइला को कोई लिफ्ट नहीं कराई। मुझे तो समरीन की वजह से आज की दावत बहुत अच्छी लगी। शुमाइला ने एक दो बार मुझे खास तौर पर कुछ सर्व किया, मैंने इग्नोर कर दिया। उसका पेश किया हुआ जूस उठाने के बजाय मैंने ट्रे से जूस उठाया। उसका चेहरा उतर गया। मेरे इस अंदाज का साफ मतलब था कि अपनी हद में रहो। मैं और समरीन दावत में भी एक दूसरे से मैसेज पर बात कर रहे थे। समरीन यही कह रही थी, फैजान ये लड़की तुम्हारे ज्यादा आगे पीछे नहीं फिर रही। उसका ये मैसेज और गुस्से वाला इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी जवाबन लिख भेजा, तुम्हें मेरा टेस्ट इतना बुरा लगता है। वो खूबसूरत शाम गुजर गई, लेकिन इन घाक औरतों ने मेरी और समरीन की आपस में दिलचस्पी को भांप लिया। बस शायद यही बहुत बुरा हो गया। हम नहीं जानते थे कुछ ही दिनों में हमारी दुनिया उलट जाने वाली है। मुझे इन दिनों रिजल्ट का इंतजार था और मैं अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर रहा था। यूनिवर्सिटी तो मैंने सिलेक्ट कर ही ली थी। उन्हीं दिनों अम्मी ने मुझसे बहुत अजीब बात की। उन्होंने कहा, शुमाइला तुम्हें कैसी लगती है? मैं उनकी शक्ल देखने लगा। क्या मतलब अम्मी आपका? उन्होंने बताया, नरगिस ने मुझे कहा है तुमसे रिश्ते के लिए। वैसे मुझे भी वो बच्ची बहुत पसंद है। तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, अम्मी आपको ये पता ही है कि मैं मजीद तालीम हासिल करना चाहता हूं और अपने टारगेट अचीव करना चाहता हूं। मैं शादी वगैरह के झमेले में अभी नहीं पड़ना चाहता। पहले मैं सेटल हो जाऊं, फिर देखूंगा। अम्मी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन और गुजरे। अम्मी ने मुझसे फिर इस मौजू पर बात की। उनका कहना था, यह नहीं हो सकता कि अभी मंगनी वगैरह कर लें, शादी जब तुम वापस आओ तब कर लेंगे। अब तो मैं खासा चिढ़ गया। अम्मी आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं? आपने देखा है शुमाइला को? मुझे वो जरा भी अच्छी नहीं लगी। ये आपको किसने मशवरा दिया? यकीनन ये आंटी की ही हरकत होगी। मैं गुस्सा करके घर से बाहर चला गया। खैर बात आई गई हो गई, लेकिन मुझे अब खटका हो गया था। ऐसा लग रहा था अम्मी ने बस वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार की है। वो ये बात फिर से जरूर करेंगी। मैंने तय कर लिया था, अम्मी ने अब अगर दोबारा ये बात की तो मैं समरीन का जिक्र कर दूंगा। एक दिन मैं घर आया तो देखा नरगिस आंटी अम्मी के पास बैठी हुई थी। अम्मी कहने लगी, फैजान आओ ना, आंटी तुम्हारे लिए हलवा लेकर आई है, बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। मैंने ना चाहते हुए भी हलवा खा लिया। मुझे आंटी से चिढ़ सी हो गई थी। उनकी मदाखलत बढ़ती ही जा रही थी। जब दिल चाहता मुंह उठाकर हमारे घर चली आती। मैंने सोच लिया था कि अम्मी को कह दूंगा आप इनके घर चली जाया करें, इनको यहां आने से मना कर दे। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था आंटी को खरी खरी सुना दो, लेकिन मैं हमेशा अम्मी की वजह से चुप हो जाता। मैंने हलवा खा तो लिया, लेकिन दिल में
عجیب بوجھ سا محسوس ہوا۔ وہ کوئی عام حلوہ نہیں تھا، ذائقے میں تو میٹھا تھا، مگر جیسے ہرنے والا میرے حلق میں اتر کے اندر کوئی اور ہی اثر ڈال رہا ہو۔ مجھے لگا جیسے جسم میں تھکن سی گھلتی جا رہی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے امی سے کہا کہ سر میں درد ہے، اور میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح جب میں نیچے آیا تو امی میرے کپڑوں پر عجیب سا زرد نشان دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ نشان جیسے کسی ہلدی یا زعفران کا تھا، حالانکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں لگایا تھا۔ امی نے پوچھا تو مجھے بھی سمجھ نہ آیا یہ کہاں سے آیا۔ دوپہر میں نے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو فون کیا جنہوں نے میرا ریکمینڈیشن لیٹر تیار کرنا تھا۔ وہ بولے، فیضان تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کل تم میرے آفس میں آئے تھے، تمہاری آنکھیں عجیب تھی، تم ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ وہ اتنے بسوخ سے کہہ رہے تھے کہ میرا رنگ اڑ گیا۔ میں تو کل گھر سے نکلا ہی نہیں تھا، لیکن یہ بات میں ان کو بول ہی نہ سکا۔ وہ سارا دن میرا بے چین، بے قرار اور ایک عجیب سی الجھن میں گزرا۔ میں نے سمرین کی بھی کوئی کال ریسیو نہیں کی، نہ ہی اس کے میسج کو پڑھا نہ کھولا۔ جب رات کو بستر پر لیٹا تو نیند آ کر نہ دے، میں چھت پر چلا آیا اور غیر ارادی طور پر نرگس آنٹی کی چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک عجیب سی بے قراری تھی، اور پھر جیسے میری بے قراری کو قرار آ گیا۔ میں نے چھت پر شمائلہ کو دیکھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اس وقت بہت خوبصورت لگی، ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی چیز دیکھ رہی ہو یا کسی سے بات کر رہی ہو۔ اس کو دیکھ کر جیسے کوئی سکون میرے اندر اتر گیا۔ میں خود اپنی اس کیفیت کو کوئی نام دے نہیں پایا۔ مجھے سمرین اور آسٹریلیا جا کر پڑھنا، ہر چیز بھول گئی۔ شمائلہ نے بھی مجھے دیکھ لیا، لیکن یہ کیا، وہ لاپرواہی دکھاتی نیچے چلی گئی۔ میں تیزی سے ان کی چھت کی طرف بڑھا اور جھانک کر نیچے دیکھا۔ نرگس آنٹی بھی نیچے آنگن میں بیٹھی تھی، کچھ ہاتھ میں لے کر پڑھ رہی تھی، لیکن میری نظریں تو شمائلہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا اس وقت کسی اور کی نظریں بھی مجھ پر ہے۔ وہ تھیں علینا بھابی۔ انہوں نے اپنی گھر کی چھت سے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور وہ حیران تھی۔ پریشان تو وہ کئی دنوں سے امی کے رویے سے بھی تھی۔ ان کو بھی ہماری طرح امی کا نرگس آنٹی سے ملنا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کی میڈ کی بھابی نرگس آنٹی کے گھر کام کرتی تھی، نہ جانے بھابی کو کیا کیا خبریں تھی۔ انہوں نے چاہا کہ وہ امی کو خبردار کر دے، لیکن امی وہ تو دن بدن بھابی سے چڑھنے لگی۔ یہ بات تو تھی، امی کا رویہ ان سے بڑا روڈ ہو گیا تھا۔ آج جو انہوں نے دیکھا اس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ وہ تو خود بھی سمرین کی کال کی وجہ سے پریشان تھی، اس سے بات کرنے ہی تو چھت پر آئی تھی۔ سمرین کا کہنا تھا فیضان دوپہر کو عجیب سے حلیے میں گھر آیا تھا اور اس کو سختی سے بول کر گیا ہے کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سمرین نے بہت کالز بھی کی، لیکن رابطہ نہ ہوا۔ وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب وہ رو رہی تھی، اپنی بہن کو ساری بات بتا رہی تھی۔ علینا بھابی ایک طرف فون کان سے لگائے سمرین کا رونا دھونا سن رہی تھی، دوسری طرف ان کی آنکھوں نے یہ سارا منظر بھی دیکھ لیا۔ میں اس سب سے انجان نیچے آ گیا۔ اس رات میں نے خواب میں خود کو اور شمائلہ کو خوبصورت سے باغ میں ٹہلتے دیکھا۔ نہ جانے کہاں سے کوئی سانپ نکل کر آ گیا۔ اس نے مجھے ڈسنا چاہا، لیکن شمائلہ نے ایک چھڑی سے اس کو مار دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اذانوں کا وقت تھا۔ مجھے پورا خواب یاد تھا، لیکن میں صرف اور صرف اس حصے کو یاد رکھنا چاہتا تھا جس میں ہم
बाग की सैर कर रहे थे और दूसरा हिस्सा भूलना चाहता था। मेरे दिमाग में यही ख्याल था, मुझे उसको ये ख्वाब जरूर बताना चाहिए। वो सारा दिन उसी बेकरारी और बेचैनी में गुजरा। समरीन की कितनी कॉल्स थी जो मैंने रिसीव ही नहीं की। अलीना भाभी की भी 2 बार कॉल आई, लेकिन मैं उस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता था। रात को मैं फिर से छत पर चला गया, लेकिन सितम यह था, आज शुमाइला छत पर नहीं थी। मेरी बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई। मैं टहलता रहा। आधे घंटे बाद मायूस होकर नीचे जाने लगा तो मुझे खटके की आवाज आई। मैं खुशी से पलटा तो शुमाइला छत पर आ गई थी, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। कल की तरह उसका लापरवाह सा अंदाज था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैं खामोशी से उस पर नजरें जमाए खड़ा था। उधर अनीना भाभी और समरीन अपनी छत से हम दोनों पर नजरें जमाए हुए थी। समरीन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था मैं उसके अलावा भी किसी लड़की को ऐसे देख सकता हूं। उसको भाभी ने बुलाया था। उनको यकीन था मैं आज भी छत पर आऊंगा और शुमाइला भी जरूर आएगी। शुमाइला अपनी झलक दिखाकर वापस जाने लगी तो मैंने परेशान होकर उसको आवाज दे डाली, शुमाइला, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? मैंने ये जुमला क्यों कहा मुझे नहीं पता, बस गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकल गया। वो मुस्कुरा दी और बोली, क्यों नहीं, आप नोट कर ले। मैंने फोन निकाला और उसकी छत के और करीब चला गया। उसने नंबर लिखवाया, मैंने नोट किया और मैं खुशी खुशी नीचे आ गया। आते ही मैंने शुमाइला को कॉल मिलाई, लेकिन उसने मेरी 5 बार कॉल मिलाने के बाद 6ठी मर्तबा में रिसीव की। उस रात की जाने वाली वो कॉल बहुत देर तक चली। उससे बात करते वक्त भी मुझे समरीन की कॉल आ रही थी, लेकिन मैं नजरअंदाज करता रहा। उस रात भी फोन रखने के बाद सोने तक मैं शुमाइला के ही ख्यालों में गुम रहा। दूसरे दिन सुबह मैं देर तक सोता रहा। वो तो मुझे अक्सर ने आकर झंझोड़ कर उठाया, भाई उठो, अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। मैं तेजी से उठकर गया तो वाकई अम्मी ठीक नहीं थी। उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं उनको गाड़ी में डालकर फौरन अस्पताल ले गया। भाई को भी फोन कर दिया। समझ नहीं आ रहा था उनको हुआ क्या है। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तमाम टेस्ट क्लियर थे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रही थी। मैं, अक्सा, भाई, भाभी, हम सब परेशान थे। अब्बू को भी फोन कर दिया था, वो भी आ रहे थे। समरीन भी चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। पहले दिन समरीन हम लोगों के लिए खाना लाई। शुमाइला और नरगिस आंटी भी उसी वक्त खाना लेकर आ पहुंची। भाभी ने उनसे कह दिया था वो जहमत ना करे और खाना लाने की तकलीफ बिल्कुल ना करे। उनसे खाना लेकर भाभी ने साइड में रख दिया, बाद में उसको फेंक दिया। मैं ये सब देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन मेरा दिलो दिमाग बस अम्मी में लगा हुआ था, इसलिए मैं कुछ न बोला। भाभी से ये लोग चिढ़ती थी। ज्यादा देर बैठी नहीं, उठकर चली गई। वो उठकर जा रही थी। उसी वक्त कलीम मामू आए, जो हमारे रिश्ते के मामू थे। अम्मी की तबीयत का सुनकर आए थे। उनको नरगिस आंटी को देखकर झटका लगा। वो तो आंटी लोगों ने मामू को नहीं देखा। मामू अम्मी से मिले तो और तशवीश का शिकार हो गए। उन्होंने भाई को साइड में ले जाकर कुछ बात की और फिर भाभी को भी बुला लिया। वो तीनों बहुत देर तक आपस में बात करते रहे। फिर मामू और भाई तो कहीं चले गए। दरअसल हमारे ये मामू स्टेट एजेंट थे, लेकिन ये उनका दुनियावी काम था। अल्लाह लोग बंदे थे। उनका मिजाज जैसा था वैसे ही लोगों में उनका उठना बैठना था। वो समझ गए मामला
जो दिख रहा है वो है नहीं। दरअसल नरगिस आंटी को ये किसी हवाले से जानते थे, स्टेट एजेंट थे। कुछ माह पहले ये इनके पास गई थी। मामू को अंदाजा हो गया था ये सही खातून नहीं है, और भाई भाभी से बात करके और पता चल गया। मामू को तो उन्होंने ये कहा कि वो बेवा खातून है, और आज भाभी ने उन्हें जो बताया तो उनका शक यकीन में बदल गया। भाभी ने बताया कि उनकी मेड बताती है ये लोग अपने घर का एक कमरा खोलते ही नहीं है और इनके घर में अजीब बू आती है। मामू के बदतरीन खदशात की मजीद तस्दीक भाभी की बातों से हो गई। भाभी ने उनको मेरे हवाले से भी आगाह कर दिया। मामू को तो अम्मी की हालत अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी हर रिपोर्ट नॉर्मल थी। वो भाई को किसी बुजुर्ग के पास ले गए। उन्होंने उनके शुबे की तस्दीक कर दी। उनका कहना था न सिर्फ इनको खिलाया गया है बल्कि इनके घर में भी कुछ चीजें दबाई गई है। घर की सफाई और मुकम्मल इलाज होगा। अब मेरी बेचैनी फिर से मुझ पर सवार होने लगी। मुझे शुमाइला से मिलना था, लेकिन इधर मेरी मां मौत और जिंदगी की कशमकश में थी। और फिर एक लंबे इलाज के सिलसिले का आगाज हुआ। नरगिस आंटी बस एक बार आई, फिर गायब हो गई। वो समझ गई थी कि उन्होंने जो भी किया वो हम जान गए हैं। अम्मी का तो इलाज किया ही गया और मेरा इलाज भी साथ साथ चला। उन्होंने हमें घर में जाने से सख्ती से मना कर दिया। उनका कहना था 40 दिन घर में अमल होगा। इस दौरान हम भाई के घर रहे। मेरा भी वो भूत 4 दिन में उतर गया। हाँ, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत बड़ी मुश्किल से संभली। नरगिस आंटी लोग एक दिन रातों रात वो घर छोड़ गए। मैं आज ऑस्ट्रेलिया में हूं और अल्हम्दुलिल्लाह समरीन मेरी बीवी है, जो बदतरीन हालात में भी मुझसे बदगुमान नहीं हुई। उसने मामले को समझा। वो आज भी कहती है कि वो फैजान जो उस दिन दोपहर को उसके घर आया था वो कोई और ही लग रहा था, अजीब हुलिये और फटी फटी आंखों वाला। ये बात तो मुझे प्रोफेसर साहब ने भी कही थी। अल्लाह ताला रहम करे, लोगों का हाल बहुत खराब है। अम्मी का तो जो हाल हुआ उनकी जान भी जा सकती थी। उन पर अमल किया गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।